हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभ्यास सीरीज जिसमें आज हम लोग वेंसडे है तो सॉरी ट्यूसडे है तो ज्योग्राफी देंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की चर्चा। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है, रिलीफ एंड क्लाइमेट आर टू मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। भारत में जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो फसल का पैटर्न है, उसे निर्धारित करने के दो प्रमुख कारक हैं, रिलीफ और क्लाइमेट। रिलीफ को हिंदी में उच्चावच कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, और अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में क्रॉपिंग जो की जाती है, इसी को क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम जो क्रॉप को प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसी को हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, फसलों का क्रम कहते हैं। ठीक है, फसल क्रम कहते हैं। ठीक है, तो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो किसी भी एरिया में अलग अलग रीजन से डिसाइड किया जाता है, अलग अलग आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, मिट्टी कैसी है, वहां पर सॉइल का जो नेचर है वो कैसा है, क्या इरिगेशन फैसिलिटीज है, क्या साइज ऑफ लैंड होगा, लेबर की अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, इन सब चीजों के साथ साथ सीड्स कैसे होंगे, फर्टिलाइजर मिलेगा कि नहीं, इरिगेशन फैसिलिटी, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी जगह के क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न में हमसे दो चीजें पूछी गई है, रिलीफ और क्लाइमेट। तो इस आधार पर हम भारत में जो फसलों का पैटर्न है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज है रिलीफ। ठीक है, तो रिलीफ फैक्टर किस तरीके से डिटरमाइन करता है क्रॉप पैटर्न को। सबसे पहली चीज क्या है कि ये एक मेजर रोल प्ले करता है क्रॉप पैटर्न में। जैसे कि पैडी यानी कि धान की जो मेजर फसल होती है वो कहां पर होती है, इरिगेटेड हिल टेरेसेस में, जहां पर टेरेस फार्मिंग होती है। दूसरी चीज जैसे चाय और कॉफी होती है, वो बहुत वेल ड्रेन्ड स्लोप्स में ही पैदा हो सकती है। तो वहां का रिलीफ फीचर ऐसा होना चाहिए जहां पर गुड रेनफॉल हो और स्लोप हो वेल ड्रेन्ड, तो वहां पर चाय और कॉफी का प्रोडक्शन हो सकता है। वैसे ही इसके साथ साथ पैडी और सुगर केन, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हॉट क्लाइमेट क्रॉप्स हैं और वेल इरिगेटेड एरियाज में ही हो सकती हैं। गेहूं के बारे में देखिए, प्लेन्स के लिए बेहतर, प्लेन्स में बेहतर होता है जहां पर मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल की जरूरत होती है। तो रिलीफ फैक्टर डिसाइड कर रहा है कि किस तरीके से फसलों को पैदा किया जाएगा, फसलों का क्या पैटर्न होगा। इसी तरीके से क्लाइमेट किस तरीके से डिसाइड करता है क्रॉप पैटर्न को। तो अगर देखिएगा तो जो धान का फसल होता है, जो पैडी का फसल होता है, उसके लिए अलग अलग कंडीशन ऑफ एल्टीट्यूड और क्लाइमेट होते हैं इनके भारत में ही। जैसे कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ईस्ट कोस्टल प्लेन एरियाज। तो इन सब एरिया में क्या है कि राइस कल्टीवेशन के लिए बेसिकली हमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 21 एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और 150 to 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए। इसके साथ साथ सनलाइट के लॉन्ग आवर्स चाहिए होंगे और अश्योर्ड वाटर सप्लाई चाहिए। तो इतनी चीजें होने के साथ साथ अगर डीप क्लेले एंड लोमी सॉइल्स है तो धान की फसल हो सकती है। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि भारत में ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जहां जहां पाए जा रहा है, जैसे ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वगैरह, तो यहाँ पर धान की फसल हो रही है। इसी तरीके से अगर हम व्हीट को देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी में व्हीट सबसे ज्यादा होता है। ये एक मिड मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड क्रॉप है जो कि कूल क्लाइमेट के साथ साथ मॉडरेट रेनफॉल की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंडीशंस, वेदर कंडीशंस कहाँ मिल रही हैं आपको, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में बहुत बेहतर मिल रही हैं। विंटर टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। समर टेम्परेचर 21 से 26 के बीच में होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल जो है वो 75 सेंटीमीटर चाहिए। ये सब कंडीशंस भारत में जिन जगहों पर पाई जाएंगी वहां पर गेहूं का फसल होगा। इसी तरीके से जो कोर्स ग्रेन्स हैं, जो कोर्स कैरल्स हैं, जैसे ज्वार बाजरा, ये सब राजस्थान में ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है कि इन्हें हॉट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और बहुत ही थोड़ी रेनफॉल चाहिए, जैसे कि 40 से 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, जबकि टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो ब्राइट सनलाइट होनी चाहिए। इन सब कारणों से राजस्थान में ये सारे फैक्टर पाए जाएंगे और राजस्थान में ये फसलें होंगी। तो आपने समझ लिया कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो भी डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे फसल पर वहां पर लगाई जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं कैश क्रॉप का। तो जो बेसिकली भारत में तराई बेल्ट में बोई जा रही है, तो जो कैश क्रॉप है सुगर केन, शुगर केन एक तरीके से बैम्बू प्लांट है जो इंडिजिनस टू इंडिया है। और ये मेन सोर्स होता है शुगर केन का प्लांट, किसके लिए, शुगर के लिए, जैगरी के लिए और खंडसारी के लिए। तो
इसमें क्या होता है कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जिसमें 10 से 15 और 18 महीने तक का समय लग जाता है। इसमें कैसा टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 75 से 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए। तो इन सब कंडीशंस को तराई बेल्ट में हम पाते हैं और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि शुगर केन की क्रॉप बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर बोई जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा और समझा कि किस तरीके से जो क्लाइमेट है वो और प्लस जो रिलीफ है वो, ये दो फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न किस जगह पर फॉलो की जाएगी। इस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं इसी चीज को लेकर के। कंक्लूजन आप दे दीजिए कि हम क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं अलग अलग क्रॉप्स के लिए और उसके लिए अलग अलग इकोलॉजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रिलीफ पैटर्न जैसे होंगे वैसे ही फसलें बोई जाती हैं। तो ये आपने कंक्लूजन दे दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दीजिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA एंड डिस्कस द वैरायटी ऑफ मेजर्स एडॉप्टेड अंडर CSA इन इंडिया एंड द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि जलवायु स्मार्ट कृषि यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होती है, फिर भारत और दुनिया भर में इसके तहत अपनाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों के लिए आपको बताना है। तो सबसे पहले आप बताइए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होती है। तो FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को हेग कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के दौरान प्रस्तुत किया था इस विचार को। और FAO ने CSA को डिफाइन किया है एक ऐसी अप्रोच के तौर पर जो गाइड करती है एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चरल सिस्टम टुवर्ड्स ग्रीन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस, यानी कि जो कृषि प्रणाली है वो जलवायुन्मुखी और हरित प्रणाली के तौर पर अपनाई जाए, ऐसी अप्रोच को इन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के CSA के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है प्रोडक्टिविटी, दूसरा है मिटिगेशन और तीसरा है एडेप्टेशन। प्रोडक्टिविटी का मतलब है सस्टेनेबली इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी एंड सपोर्टिंग रूरल लाइवलीहुड, पहला ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और कार्बन सीक्वेंसिंग जो है फार्मलैंड में हो जाए। तो एक तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे क्योर करने के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। एडाप्टेशन ऑफ व्हाट, एडाप्टेशन ऑफ रेजिलियंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम टू क्लाइमेट चेंजेस एंड वेरिएबिलिटी, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके हिसाब से एग्रीकल्चरल पैटर्न को एडॉप्ट किया जाए। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं CSA के। अब आते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, CSA की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। पहला ये है कि ये क्लाइमेट चेंज के साथ साथ फसलों को इंटीग्रेट करती है, यानी कि फसलों को इस तरीके से प्लान और बोया जाता है, काटा जाता है जिससे वो क्लाइमेट चेंज के अनुरूप काम कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ जो डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम हुआ है उसको प्रिवेंट कर सके, यानी कि जो इकोसिस्टम में गिरावट आई है, जो फूड, वाटर, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, हैबिटेट, इन सब के में जो इश्यूज आए हैं उनको एक तरीके से प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके और क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जा सके। ठीक है, इसी तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शंस हैं जैसे कि वुमेन, ट्राइबल्स और डिसेबल्स, इनको भी इंक्लूड किया जाए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में और इनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। और ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं और ऐसी जो मेथोडोलॉजीज हैं वो अपनाई जाए जो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में मैच कर सके। ठीक है, तो ये आपका फीचर्स हो जाता है CSA का। अब आते हैं कि भारत में क्या क्या इसके लिए मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। तो भारत में देखिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि हम इसको अलग अलग सेगमेंट में बांट देते हैं, जैसे पॉलिसी, फाइनेंस, R&D। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे स्टेटमेंट में क्या क्या किया गया। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर हम पॉलिसी लेवल पर देखें तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया, जो कि भारत में नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट है। एक्चुअली नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में 8 मिशन हैं जिसमें एक मिशन ये भी है। तो ये बेसिकली कमिटमेंट है टुवर्ड क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन को लेकर। दूसरा फाइनेंस, नेशनल एडाप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया गया है जो कि क्लाइमेट एडाप्टेशन को सपोर्ट करेगा, मिटिगेशन एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगा। R&D के लिए नेशनल इनोवेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो ICAR के द्वारा चलाया जा रहा है, ये एक तरीके से किसानों में नॉलेज और अवेयरनेस फैलाने के लिए और क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर के लिए
चलाया गया R&D प्रोजेक्ट है। इसी तरीके से जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है, उसने क्या किया है कि प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 25 CSA टेक्निक्स का बिहार और MP में, जहां पर देखा जा रहा है कि वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से जो नाबार्ड है वो नेशनल इंप्लीमेंटिंग एंटिटी बनाया गया है, किस लिए? क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है, जो कि भारत की कैपेबिलिटीज को क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए और मिटिगेशन के लिए बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च की गई है, जिसके जिसके द्वारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है उस पर प्रमोट किया जा रहा है, ना कि जो फर्टिलाइजर बेस्ड है उसको। इसी के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, PM किसान सिंचाई योजना है, ये सब भी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो भारत में कई सारे मेजर्स आप देख रहे हैं कि उठाए गए हैं इससे संबंधित। ग्लोबली क्या किया गया है? ग्लोबली अगर आप देखें तो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया है FAO के द्वारा, ठीक है, जो कि इंक्लूसिव, वॉलंटरी और एक्शन ओरिएंटेड है, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म फॉर CSA है। इसी तरीके से UNFCCC के अंतर्गत कोरोनिविया ज्वाइंट वर्क फॉर ऑन एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया है। नेशनल अप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शंस लॉन्च किए गए हैं बाली 2007 COP के द्वारा, ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है, जो कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन के हिसाब से एग्रीकल्चर की जा रही है। इसके साथ साथ स्केलिंग ऑफ क्लाइमेट एम्बिशन इन लैंड यूज एंड एग्रीकल्चर, स्कैला लॉन्च किया गया है FAO के द्वारा, और UNDP ने इनकरेज करना शुरू किया है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कदम हैं जो वैश्विक स्तर पर उठाए गए हैं, जैसे ग्लासगो COP26 में UK और CGIAR ने इम्प्रूव किया, क्लाइमेट शॉर्ट अनाउंस किया। तो इस तरीके से बहुत सारे आप इसको ग्लोबल लेवल के मेजर्स देख सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर वास्तव में ऐसा एक सेक्टर है जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। देखिए सूखा, बाढ़, बरसात, सब कुछ चेंज हो रहा है, हीट, तो क्या हो रहा है कि उसका एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि ऐसी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोसेसेस अपनाएं, जिससे क्लाइमेट फ्रेंडली और चेंज एडाप्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम लोग स्टार्ट कर सकें, जिससे हम फूड और हंगर को भी खत्म कर सकें, ठीक है। तो एक तरीके से आप इस तरीके से इसको कंक्लूड करिएगा। ये आपके 2 क्वेश्चंस आज के हो गए जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे। कल फिर हम लोग फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।